Okay, ji, welcome everyone. This is our lecture 27 of GST. और हमने स्टार्ट की थी कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था दैट इट इज मेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीमित साधन। क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उनके लिए जीएसटी एक्ट का अनुपालन, जीएसटी कंप्लायंस, जीएसटी का अनुपालन करना हो जाता है डिफिकल्ट, जिस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है इंट्रोड्यूस करी कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के हमने फीचर्स करे थे। फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम कि आपकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, योग्यता। और योग्यता कैसे बनती है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है, टोटल सप्लाई, अगर आपकी एक निर्धारित सीमा से कम है, स्पेसिफाइड लिमिट से अगर कम है, तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टैक्स रेट होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, वो रेगुलर स्कीम से कम होता है। रेगुलर रेट ऑफ टैक्स से कम रहता है कॉम्पोजिशन का टैक्स। आईटीसी नहीं मिल पाता कॉम्पोजिशन डीलर को। कॉम्पोजिशन डीलर सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज ही कर सकता है। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाईज नहीं कर सकता। स्वेच्छा से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वॉलंटरी एप्लीकेशन यहाँ पर देनी पड़ती है, तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा को क्रॉस कर जाता है, निर्धारित सीमा से पार हो जाता है, वैसे ही आप रेगुलर स्कीम में आ जाते हैं। दैट मीन्स तब आप कॉम्पोजिशन डीलर नहीं रहेंगे, आप रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम का सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है सरल अनुपालन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, मंथली नहीं, हर 3 महीने बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है, जबकि रेगुलर स्कीम के अंडर आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना होता है, ना कि टैक्स इनवॉइस। अगर हम रेगुलर स्कीम की बात करें तो रेगुलर स्कीम में टैक्स इनवॉइस बनता है, जबकि कॉम्पोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई बनता है। सो यहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, यहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। ये हमने कुछ फीचर्स करे थे कॉम्पोजिशन स्कीम के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आएगा इसका, सो बी प्रिपेयर्ड। बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम? भाई कॉम्पोजिशन स्कीम के फायदे क्या हैं? जब हम फीचर्स करते हैं ना, तो फीचर्स में ही हमारे फायदे और नुकसान डिस्कस हो जाते हैं। बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस हमारे सारे फीचर्स के अंदर ही डिस्कस हो जाते हैं। क्या है बेनिफिट्स? सबसे पहले तो ये कि लिमिटेड कंप्लायंस है। लिमिटेड कंप्लायंस मींस सीमित अनुपालन। बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्लायंस नहीं है, आपको सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न मतलब एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करनी है। एवरी 3 मंथ्स आपको टैक्स पे करना है, जबकि आप रेगुलर स्कीम की बात करें तो वहां पे आपको हर महीने ये सिरदर्दी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है। सेकंड, लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी।
जो टैक्स रेट है यहाँ पर, टैक्स रेट इज लेस, यहाँ पर टैक्स रेट जो है वो बहुत कम होता है, इज लेस देन रेगुलर टैक्स रेट। मान लीजिए अगर रेगुलर टैक्स रेट आपका 5% या 10% या 18% या 28% है, तो यहाँ पर आपका टैक्स रेट सिर्फ आधा प्रतिशत या 1% ही रहता है। तो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ेगा। हाई लिक्विडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? तरलता। भाई तरलता कैसे है? तरलता ऐसे है कि यहाँ पर बिजनेस के पास जो फंड्स हैं, जो पैसा है वो ज्यादा रहता है, पैसा ज्यादा रहता है। क्यों पैसा ज्यादा रहता है? क्यों भाई? एक तो पैसा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि आपको हर महीने टैक्स पे नहीं करना, आपको हर 3 महीने बाद टैक्स पे करना है। क्वार्टरली टैक्स पेमेंट है यहाँ पर, हर 3 महीने बाद आपको टैक्स पे करना है। कहाँ अगर आपको हर महीने टैक्स पे करना होता तो आपका पैसा ज्यादा लगता। तो यहाँ पर पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि आपको टैक्स हर 3 महीने बाद पे करना है। और दूसरी बात ये बेटा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट कम है, लेस है, तो ऑब्वियसली आपके जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो ज्यादा यूज नहीं होते। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। फायदे ये हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स, कमियां ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या कमियां हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस, लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस। भाई काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए आपको एरिया कम मिलता है। क्यों एरिया कम क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट, आपको स्टेट के अंदर अंदर ही रहना पड़ेगा। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट मतलब आप स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर एक तो व्यापार करने की जो सीमा है वो कम रह गई। दूसरी बात, नो आईटीसी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता। ये आप पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ फीचर्स में। नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ? याद है मैंने आपको बिल ऑफ सप्लाई दिखाया था कल? जब आपने बिल ऑफ सप्लाई देखा था तो आपने क्या देखा था कि बिल ऑफ सप्लाई में जो सप्लायर है उसकी डिटेल्स थी, उसका नेम, जीएसटी नंबर। जो रिसीवर था उसकी डिटेल्स थी। इसके अलावा यहाँ पे गुड्स लिखी थी, गुड्स का रेट लिखा था, गुड्स का रेट। यहाँ पे आपको जीएसटी का रेट नहीं था, याद है? बिल ऑफ सप्लाई में ना जीएसटी का रेट था ना जीएसटी का अमाउंट था, दोनों में से कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको जीएसटी पे करना होता है अपनी पॉकेट से। ठीक है जी? सो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है ये कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है, उसको अपनी पॉकेट में से ही पे करना पड़ता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम।
अब कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल कहां पर होती है? देखें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, भाई किसके ऊपर लागू होती है कॉम्पोजिशन स्कीम? सेक्शन है आपका यहां पर 10(1). सेक्शन इज 10(1) और सेक्शन 10(1) क्या कहता है? या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, सेक्शन 10 के आगे हम दो पार्ट्स करेंगे बेटा। सेक्शन 10 के दो पार्ट्स करेंगे, सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2). सेक्शन 10(1) में हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और सेक्शन 10(2) क्या कहता है कि हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, हर वो पर्सन जो कि जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है और उसको अगर टैक्स पे करना है, वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? नॉट एंगेज्ड इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो गुड्स जिनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना, वो गुड्स में आप डील नहीं कर रहे। दूसरा, आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर रहे हैं। दैट मीन्स आप स्टेट से बाहर सप्लाई नहीं कर रहे, तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन है? जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो हैं, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहे। और नॉट मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको जो सरकार है वो नोटिफाई कर देती है, घोषित कर देती है कि अगर आप ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकते। सो आप कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो कि सारे के सारे ऑल एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकता। ठीक है? सो अगर आप ऑल एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आते। दैट मीन्स आपको सारे के सारे गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बनाने। दूसरा, आपको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी। तीसरा, आपको ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करनी। चौथा, आपको नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करने। समझे बात? सो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे तो आप एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए। ये तो हो गया सेक्शन 10(2). अब सेक्शन 10(1) क्या कहता है? सेक्शन 10(1) क्या कहता है
कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर लिमिट ये है या इससे कम है, लेस देन और इक्वल टू, क्या लेस देन और इक्वल टू व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs और 75 lakhs या फिर 1.5 करोड़, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। इसके केसेस देखिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, या फिर आप बना नहीं रहे लेकिन आप सिर्फ गुड्स का व्यापार कर रहे हैं, डीलर ऑफ गुड्स हैं, आप गुड्स का व्यापार कर रहे हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट है लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में अल्कोहल नहीं बेच रहे। कभी कभी होता है ना कि रेस्टोरेंट में बार भी होता है। आपका रेस्टोरेंट तो है लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में दारू नहीं सर्व कर रहे। ऐसे में आपकी लिमिट क्या रहेगी? आपको दो लिमिट्स देखनी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये सब काम कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, या फिर आप अगर अदर स्टेट में ये व्यापार कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या क्या आता है? 9 स्टेट्स आएंगी आपकी, 9 स्टेट्स। कौन कौन सी है 9 स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये सारी, और हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन 9 स्टेट्स में गुड्स बना रहे हैं या गुड्स का व्यापार कर रहे हैं, इन 9 स्टेट्स में आपका रेस्टोरेंट है, तो यहां पर आपकी जो लिमिट है वो रहती है 75 lakhs। दैट मीन्स कि अगर इन स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं और आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 75 लाख से कम है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इनको छोड़ के अगर किसी और स्टेट में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी लिमिट है 1.5 करोड़। ठीक है जी, ये तो हो गया एक हिस्सा गुड्स का और रेस्टोरेंट का। दूसरा, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज, सर्विसेज या फिर गुड्स और सर्विसेज का बंडल, तो ऐसे में इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट कि आप कहां पर काम कर रहे हैं, लिमिट होगी 50 लाख। हाँ जी, दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम किन किन पर लागू हो सकती है, कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है? सेक्शन 10(2) कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैं लेकिन अगर आप टैक्स फ्री गुड्स नहीं बना रहे, पहली बात आप टैक्स फ्री गुड्स नहीं बना रहे, अगर आप टैक्स फ्री गुड्स बना रहे हैं तो आप स्कीम के अंडर नहीं आ सकते। सो आपने टैक्स फ्री गुड्स नहीं बनाने। दूसरा, आपने इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करनी, आपने सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है। तीसरा, आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सप्लाई नहीं करना, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आएंगे। चौथा, आपने नोटिफाइड गुड्स जो कि सरकार ने नोटिफाई करी हैं, उन गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना,
तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। 4 कंडीशंस हैं। एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बनाने, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने गुड्स को सप्लाई नहीं करना, और आपने नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना। अगर आप ये 4 कर रहे हैं कंडीशंस पूरी, तो ऐसे में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं, तो अब आप ये देखिए कि क्या आप उस टर्नओवर से कम में आते हैं कि नहीं। लिमिट से, निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर होना चाहिए आपका। निर्धारित सीमा क्या है? 50, 75, 1.5। ठीक है जी, ये 4 कंडीशंस आपने पूरी कर ली। अब आप टर्नओवर वाली कंडीशन पे आइए। आपका साल का टर्नओवर कितना है? अगर आप गुड्स बना रहे हैं या गुड्स में व्यापार कर रहे हैं और आपका बिजनेस जो है वो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपकी 9 स्टेट्स आती हैं, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और एक है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डील कर रहे हैं तो लिमिट है 75 लैक्स। दैट मीन्स आपका अगर टर्नओवर 75 लाख से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और इन 9 स्टेट्स को छोड़कर अगर आप इंडिया की किसी भी और स्टेट में कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर नीचे है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और अगर आप सर्विसेज या फिर गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको नहीं देखना कि आप कौन सी स्टेट में हैं। स्टेट चाहे कोई सी भी हो, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख या 50 लाख से कम है, ऐसे में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन 10 और ये इस चैप्टर की मलाई है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर हम बात करें नॉन एप्लीकेबिलिटी की, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, कि कॉम्पोजिशन स्कीम कहां पर लागू नहीं होती। कौन सा सेक्शन है, कहां पर लागू नहीं होती? 10(2), सेक्शन 10(2). इसको हम दूसरे तरीके से पकड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने कान कैसे पकड़ा था कि कहाँ अप्लाई होती है, ये नहीं बनाना। और अब हम कर रहे हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगी। कहाँ अप्लाई नहीं होगी कॉम्पोजिशन स्कीम? जहां पर आप ऑल एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहे हैं, जहां पे आप सारी की सारी एग्जेम्प्ट गुड्स बना रहे हैं, वहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम को मैं शॉर्ट में अब CS बोलूंगी, वहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, पंजाब से हरियाणा में कर रहे हैं या फिर हरियाणा से दिल्ली में कर रहे हैं, आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। चौथा, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं नोटिफाइड गुड्स बना रहे हैं अगर आप, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप नहीं आ सकते। सो दिस इज द
नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके जी, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट्स है तो पूछिए।